नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ है। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा, शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। एनटीपीसी विद्युत व्यापार नगर निगम लिमिटेड गुरुग्राम फरीदाबाद नगर निगम के बीच एमओयू साइन हुआ है, जिसके मुताबिक प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार के साथ मिलकर दोनों शहरों में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सेटअप किया जाएगा। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ मिलकर साइकिल चलाई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे और सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। सरकता जा रहा है कांग्रेस के चेहरे से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सामने आ रहा है कांग्रेस के चोरी का हिसाब आहिस्ता आहिस्ता। ये शब्द हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के लिए कहे, जिन्हें आज ईडी ने अंबाला में सेशन कोर्ट में पेश किया। विज ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 10 साल के राज में किया है, वो कभी तो बाहर आ जाती है। विज ने कांग्रेस को सीएलयू सरकार की भी संज्ञा दी है। वहीं यूपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा में वहां के सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर नाम लिखने के आदेश जारी किए हैं। इस पर विज ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। साथ ही 21 जुलाई को अंबाला में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, इस पर भी प्रतिक्रिया दी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हायर एजुकेशन विभाग के कमिश्नर और सेक्रेटरी की तरफ से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को निर्देश जारी किया गया है, जिससे विश्वविद्यालय में चल रही नौकरियों को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा हरियाणा द्वारा संविधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री रीना वाल्मीकि ने अन्य नेताओं के साथ संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आज संविधान को बचाने की जरूरत है। भाजपा की सरकार में महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का, सभी का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कोई एजेंडा तो है नहीं। किसानों ने आंदोलन किया तो किसानों को पिटवा दिया। महिला खिलाड़ियों ने आवाज उठाई तो उन्हें पिटवा दिया। नौजवान अगर रोजगार मांगते हैं तो उन्हें पिटवा देते हैं। भाजपा का शासन अंग्रेजों के शासनकाल जैसा है। वर्तमान सरकार में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, और उसके बाद अब हम लोग संविधान बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम लोग जो हमारी रिजर्व सीटें हैं, उन पर जो संविधान की जो बचाने की बात है, वो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। पहले हमने चंडीगढ़ में, पंचकुला में आए थे राहुल गांधी जी, उसके बाद हमने कैथल में किया और आज यमुनानगर में भी था और अभी शाहबाद में कर रहे हैं। कि देखिए, आजाद भारत में हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन बाबा साहब द्वारा लिखे संविधान को आज शिक्षा दी गई है। झज्जर के एक गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे कारण क्या रहा, इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मृतका के गले के अलावा सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान मिले हैं। मृतका की पहचान 58 वर्षीय कृष्णा के रूप में हुई है। जांच अधिकारी के अनुसार मृतका के पति की काफी समय पहले मौत हो चुकी है और मृतका फिलहाल घर में अकेली रहती थी। इस मामले में हत्या का आरोप उसके बेटे प्रवीण पर लगा है।
प्रारंभिक सूचना में यह भी पता चला है कि आरोपी प्रवीण एयरफोर्स में नौकरी करता था और काफी समय से पहले उसे विभाग भगौड़ा भी घोषित कर चुका है। जांच अधिकारी का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को मिली थी और सूचना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर एफएसएल की टीम ने बुलाए जाने और मौके पर प्रमाण जुटाए जाने के बाद से मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक आपदा में ट्यूबवेल खराब होने पर किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग रिप्लेस करेगा, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि पिछले किसानों से कुल खर्च का 20% हिस्सा लिया जाता था। हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। मानसून आने के बाद हालत सामान्य हो गए हैं। तेज बारिश या फिर आंधी के समय ही बिजली बंद की जाती है और बाकी समय किसानों को पूरी बिजली मिल रही है। केंद्र सरकार ने हरियाणा में 1 लाख और सौर ऊर्जा पैनल अनुदान पर देने की घोषणा भी की है। से जो जल जाते थे उससे पहले ये करते थे कि हम 20% फार्मर्स की हेड पे लेते थे, बाकी सरकार देती थी। अब ये कर दिया कि काफी इस तरीके के केसेज आए तो लोगों की मांग थी, विधानसभा में भी ये सवाल उठा, तो फिर हमने समझा कि किसान की मदद के लिए वो उसका क्या कसूर है। फिर हम 100% अब हम दे रहे हैं, जो जल जाए वो गवर्नमेंट ही रिप्लेस करेगी, हमारा निगम ही रिप्लेस करना है। नहीं, कहीं भी दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं, नहीं तो न्यूज में, पेपर में, अखबार में, मीडिया में हल्ला मचा होता है। हमारे ये ठीक है कि कई बार बरसात आ जाती है, तेज हवाएं चलती है तो पावर कट लगते हैं, वो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, उसके बाद तुरंत रिस्टोर कर देते हैं। पर अब क्या ऐसा नहीं हुआ। हमारे पिछले दिनों में देख रहे हैं पूरा तेजी से बुआई हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। हम पे पावर इन हैंड फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल हमने 70 कर दिए थे, हमारा टारगेट 1 लाख का था। अभी 27,000 रिलीज कर रहे हैं, जो अभी दे रहे हैं। वो का पोर्टल पे नाम आ गए, अभी हम 1 हफ्ते में देने शुरू कर देंगे तो हमारा 1 लाख हो जाएगा। इसके बाद हमने अगले फिर 70,000 टारगेट पे रखे हैं। उसमें यह है कि वो हमें इन पार्ट्स आएंगे, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, हमारी भी होती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी रिलीज करेगी हमें देंगे, हम देने शुरू कर देंगे। अभी एक योजना है प्रधानमंत्री की कि घरों के ऊपर भी सोलर कनेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगे, उसको लेकर किस तरीके से काम हो रहा है? हाँ, ये जो सोलर लाइट का जो पीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, ये 3 करोड़ पूरे देश में लगेंगे, जिसमें हम भी 1 लाख इमीडिएट लगाने को कर रहे हैं। हमने टारगेट रखा है। उसमें 60,000 रुपया भारत सरकार दे रही है और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार दे रही है, मतलब 1,10,000 सब्सिडी है। ये उन्हीं लोगों का जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, और उन लोगों को घरों पे ये सारा लगने पे 1 लाख का खर्च होता है और ये 2 मेगावाट तक का है। इसमें उसे फ्री बिजली मिलेगी, उसका कोई खर्चा नहीं। ये गरीब आदमी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर उसके पास कुछ यूनिट बच जाते हैं, जो स्टोर कर लेता है 20, 30, 50, तो गवर्नमेंट लेगी उसको, वो अलग से इनकम। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत छठे दिन नारनौंद की अनाज मंडी से पुराना बस स्टैंड और खांडा मोड़ तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने नारनौंद हलके में मिले अपार स्नेह के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को लेकर जनसैलाब उमड़ रहा है, जो बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के रोष का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछे हैं, पूरी बीजेपी में तिलमिलाहट है। बीजेपी सरकार ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बीजेपी सरकार ने हिसाब नहीं दिया तो अक्टूबर में प्रदेश की जनता इसका हिसाब चुकता कर देगी। हमारे 3 विधायकों पर ईडी कार्रवाई जो की गई पिछले 4-5 दिन में, जब से अभियान हमारा चला है, हम देख रहे हैं। और आज भी सुबह जो सोनीपत के विधायक थे सुरेंद्र पवार जी, उनको ईडी ने, जहां परसों सोनीपत में बहुत बड़ा हमारा हरियाणा मांगे हिसाब का कार्यक्रम, हजारों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे, आपने देखा होगा लाइव, वहीं सुरेंद्र पवार जी पे आज ईडी की भी कार्रवाई हुई है। भाजपा की कार्यप्रणाली का हिस्सा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं, देश में चल रहा है।
हरियाणा के झज्जर में महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम बारिश के पानी से लबालब है। स्थानीय कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा वहां मौजूद खिलाड़ियों और अभिभावकों से बातचीत की। बाद में संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर ही बातचीत कर उन्हें स्टेडियम की बदहाल स्थिति के बारे में लताड़ लगाई। साथ ही कहा कि स्टेडियम में जिस तरह के जलभराव के हालात हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन का इस ओर कतई ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा यहां के खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। बड़ा ही दुख हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चे और सब लोग बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग जिम करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सैर करने आते हैं। डेंगू का घर बना हुआ है, पानी बुरी तरह से भरा हुआ है और जो जितना भी सामान है वो ज्यादातर खराब है। और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, जो हमारा बॉक्सिंग हॉल है, इसकी छत पूरी गिरने वाली है। किसी भी समय जो है बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों से बात की है, कुछ पेरेंट्स से बात की है, वो लोग अपने बच्चों को बहुत ही शौक के साथ लेकर आते हैं कि खेल नर्सरी में लेकर आएंगे तो बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। पूरी तरह से सुविधाओं का अभाव है। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि सरकार ने स्टेडियम का नाम तो बदल दिया, बाग जा रहा स्टेडियम से नाम बदल दिया, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं दी। आने वाले मानसून सत्र में पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे स्टेडियम की मांग को भी उठाएंगे और जो यहाँ पर सुविधाओं की कमी है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर अधिकारियों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस सारी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। हरियाणा में किसी भी विधायक को ऐसी परेशानी न हो, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। कुछ ऑफिसर इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे थे जिससे भारतीय जनता पार्टी को, स्वयं मुझे कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि आने वाले 2 महीने के बाद चुनाव है। और मैं इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि जब हम सत्ता में हैं, आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल है और इस सेवा काल में ऑफिसर को न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी दबाव में काम करें, किसी का गलत काम कर रहे हैं, मैं गलत काम के लिए नहीं कहता, लेकिन सिंपल से 2-4 काम है, जैसे मोटरसाइकिलों को एम्पाउंड कर देना। सरकार कहती है किस लिए एम्पाउंड करें, 1000 का, 500 का, 100 रुपए का चालान काट दो। तो ये कुछ नीचे के छोटे अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को भ्रमित भी किया और उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल परेशानी के लिए कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी जो मुझे सहन न हुई, जो मेरे लोगों के सख्त खिलाफ थी। तो केवल यही एक कारण था, मैं सरकार से नाराज हुआ। हरियाणा में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर अंबाला कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से विधायक की 14 दिन के रिमांड की भी मांग की गई है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि ये मामला 25 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। हमने एक एप्लीकेशन दी है अरेस्ट करने के बाद कि एक्यूज से जो मनी ट्रेल है उसके बारे में पूछताछ करनी है, इसलिए हमें 14 दिन का रिमांड चाहिए। सुरेंद्र पवार है, सिटिंग एमएलए है। इनके खिलाफ 8 एफआईआर रही हैं और 1 एफआईआर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल करवाई है। 9 एफआईआर है। तकरीबन 25 करोड़ का ट्रेल है, मनी ट्रेल जो हमने पता कर लिया। इसमें बहुत सारे हैं, अभी तो मैं उनके पूरे नाम नहीं बता सकता, और बहुत सारे हैं। तो हमने पहली अरेस्ट इनको की है, आज पेश किया। ये जनवरी में चल रहा है, जनवरी 2021 ये तो अब लंच के बाद कोर्ट ने डिसीजन लेना है क्या करना है। फरीदाबाद में गलतफहमी के चलते एक शख्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 40 साल के सुनील ने नींद में अपने पास बैठी पड़ोसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद युवती के परिजनों ने सुनील के साथ मारपीट की। सुनील को इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौत में तो वो पानी मांग रहे थे, छत पे सोए हुए थे, सारे किरदार भी सोए हुए थे, वो भी सोए थे, पानी मांग रहे थे बच्चे से, बच्चे पानी नहीं दे रहे थे उनको,
और वो काम से लेडीज से हुई थी, अब गलती से हुई तो मेरी भी व्हाइट कलर की है सोई हुई है यहाँ पर, और जाके थप्पड़ मार दिया सुनील ने। हाँ, थप्पड़ मार दिया उनको। तो थप्पड़ मारने के बाद में वो देखा तो वो मेरी वाइफ है नहीं, लड़की है नहीं, दूसरी भी है यहाँ। उसके बाद सॉरी भी मांगा वो। पृथला के गांव जलहका में दबंगों ने जोहड़ की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने दबंगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रामीणों पर भी हमला कर दिया। इसको लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों को पहले ही शिकायत दी हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। दबंगों ने सरोवर योजना के तहत बनाई जा रही जोहड़ के काम को बीच में ही बंद कर दिया और जेसीबी की मदद से आरोपियों ने खुदाई की। तो बता दें ग्रामीणों ने अधिकारियों से देखिए शिकायत की है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सरोवर योजना के तहत यहां पर काम चल रहा था और इसके बाद से लगातार जो है ग्रामीणों में रोष था जोहड़ की जमीन को लेकर या जो दबंगों का यहां पर कब्जा था। और आपको बताते चले कि कब्जा से परेशान होकर लगातार इसके लिए गुहार लगाई जा रही थी, सूचना भी दी जा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये वो जमीन है जहां पर दबंगों ने इस पर पहले से ही कब्जा कर रखा था, जिसके लिए लगातार ग्रामीण परेशान थे, जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जमीन की जहां पर लगातार अवैध कब्जा किया गया है, दबंगों द्वारा ये अवैध कब्जा किया गया है, जिसके बाद से लगातार ग्रामीण इस बात से परेशान थे और इस बात की सूचना उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये पहले से ही लगातार कई बार जो है इसकी सूचना भी ग्रामीणों द्वारा दी जा चुकी है, बल्कि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद से लगातार जो ग्रामीण थे वो परेशान नजर आ रहे थे। और उसके बाद से जब वो कहते हैं कि पानी सर से ऊपर हो जाता है तो एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस बीच आपको बता दें कि ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। शिकायत करने के बाद से अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो है इस पर क्या शिकंजा कसा जा रहा है, दबंगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार ग्रामीण अवैध कब्जा से परेशान चल रहे थे और इसी के साथ साथ दबंग जो थे वो लगातार ये अवैध कब्जा किए हुए हैं और इसके बाद से लगातार इसके लिए ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद से तंग आकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत यमुनानगर जिला अपने टारगेट से अधिक 115% कार्य करके प्रथम स्थान पर आया है, जबकि करनाल 88% लेकर दूसरे स्थान पर और अंबाला 85% लेकर तीसरे स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा कन्नौज जिला 7% लेकर सबसे अंतिम पायदान पर रहा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की पहचान करके उनके स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें पोषाहार सहित सलाह दी जाती है और प्रति महिला को 5,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे और होने वाला शिशु भी स्वस्थ रहे। ये मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि जो सरकार की स्कीमें हैं जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी स्कीम्स हैं, जिसमें जो भी गर्भवती महिला होती है गांव स्तर पे उसको हम 5,000 रुपए की राशि देते हैं उसके पोषण के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत हमने अपने जिले को 22 जिलों में आज अव्वल नंबर पे किया है, रैंक 1 पर है, जिसके आंकड़े ये मैं आपसे दिखाना चाहूंगी कि कल ही हमारी वीसी हुई है। इस वीसी में हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे जिले में हमारी जो महिला एवं बाल विकास की टीम है उन्होंने सभी योग्य गर्भवती महिलाओं को, जो कि गांव में जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देना होता है उस समय उस महिला को हम गांव स्तर पे दर्ज करते हैं।
यमुनानगर में दिन के समय में एल्युमिनियम दरवाजा को लॉक लगाकर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर खाना खाने चला गया, जिसके बाद सुनी पड़ी दुकान को देखकर चोर ने दुकान के गल्ले से रुपए चोरी कर लिए, जो पिछले काफी टाइम से दोपहर के समय ऐसे ही दुकानों को निशाना बना रहे थे। दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी की 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। सभी वारदातें दिन के समय की हुई हैं। आरोपी की सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ली गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्याय की राशि में भेज दिया गया है। रोटी रहने वाला 500 का है और इसको कल हमने गिरफ्तार किया था और इससे चोरी की वारदात करता है। अब इसने 5 चोरी की वारदात की है। ये पेज का साइड बड़ा उसके साथ बड़ा तोड़कर अंदर बढ़ जाता है। ये वारदात 5 कबूल करी है इसने और पेश किया जाएगा। इसके बाद पहले तो इनकी 5-6 बार तक पहले जेल में चला गया था। जेल से आने से बाद फिर दोबारा इसने ये काम शुरू कर दिया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ लाओस, थाईलैंड के अलावा अन्य देशों में मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के मामले एनआईए ने बहादुरगढ़ के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और इसी मामले में शुक्रवार को एनआईए आशीष को बहादुरगढ़ उसके निवास सेक्टर 7 पर लेकर पहुंची, जहां टीम के अधिकारियों ने आशीष के परिजनों से गहन पूछताछ की। हालांकि टीम के अधिकारियों ने कुछ बताने से साफ इनकार किया है। आशीष की मां राजेश देवी ने बताया है कि एनआईए टीम उनके यहां करीब 10 मिनट तक रुकी, उनसे पूछताछ की और घर में कौन कमाने वाला है ये देखकर वापस चली गई। टीम में 3 से 4 लोग थे। बहादुरगढ़ में जो है सेक्टर 6 थाना पुलिस भी साथ रही। एनआईए टीम ने बहादुरगढ़ के लाइन पार्क के शंकर राग गार्डन की गली नंबर 3 निवासी साहिल पुत्र विजेंद्र कुमार और सेक्टर 7 निवासी आशीष पुत्र रामकरण को पकड़ा था। आशीष को लेकर टीम शुक्रवार रात दोपहर करीब 2 बजे उसके निवास पर पहुंची। यहां आशीष की मां से पूछताछ की और वही युवकों पर आकर्षक नौकरियों की पेशकश के बहाने भारतीय युवाओं को विदेश में ले जाने और रात तस्करी करने में शामिल थे। साहिल ने बुलाया था जी मेरा बेटा, उससे ने फोन दिया था, उससे ने सीम दी थी, उससे के चक्कर में फंस गया, बाकी और कोई वो नहीं हमारा। तो साहिल के साथ कब से जान पहचान है? साहिल के साथ वैसे तो इकट्ठा पढ़ जाया करते, दोनों बच्चे हैं, पर साहिल 2-3 साल से काम कर रहा था। मेरा बेटा तो 6 महीने नौकरी करी है इसने तो उसके साथ, 6 महीने में उल्टा काम हो गया। तो कंपनी में नौकरी कर रहा था आपका बेटा? कंपनी में तो जी हाँ, अप्रेंटिस लगी थी इसकी समानी में पहले। फिर इसके ये ऑपरेशन हो गए थे हाथ के, फिर वो 4-5 महीने घर रहा। फिर साहिल रहा था, साहिल बोला तू मेरे साथ वहां काम कर ले और तेरे को कॉल करनी है, फोन भी मैं दूंगी। बोला मेरे पास फोन भी नहीं, बोला मैं अपने आप दे दूंगा फोन भी, सिम भी तेरे को। यो इतना समझ नहीं पाया कि ये फोन सिम फरॉड है भाई। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।